डिसाइड करेंगे कि इन तीन बातों में से कौन सी ठीक है और कौन सी गलत है। बड़े को बताने लग सकते हो ठीक तरह से। अपना नेम भी बता दीजिएगा साथ। मोहम्मद सलमान खान। मैंने जो अपने बारे में लिखा है उसमें ये है कि फोकस हूँ, डिटरमिन हूँ, लेकिन अक्सर औकात जो है वो माइक थोड़ा पास है। अक्सर औकात इस तरह होता है कि मदद की तलाश में रहते हैं। क्या काबिल तो होते हैं लेकिन कहते हैं कि यार कुछ मिल जाए। ठीक है, ये दूसरी बात है। पहली क्या बताइए आपने? फोकस है, डिटरमिन है। फोकस और डिटरमिन और दूसरों की हेल्प करने वाले हैं। अपने लिए मतलब वो सलाहियत तो होती है लेकिन वो चाह रहे थे कि जब जल्दी हो जाए तो चले कुछ फायदा मिल जाए। ठीक है। जी बताएं, इन्होंने कौन सी बात अपने बारे में गलत बताई होगी? गैस करें ज़रा। कह रहे मैं फोकस्ड हूँ, मैं डिटरमिन्ड हूँ, और तीसरी बात मुझे नहीं समझ आई। आप दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं या अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है, आपको हेल्प चाहिए होती है, ठीक है। कह रहे थे मुझे हेल्प चाहिए होती है समटाइम्स, मैं कर भी सकता होता हूँ लेकिन इसके बावजूद मुझे हेल्प चाहिए। तीसरी वाली बात गलत है, जो लंबी बात है। अच्छा, एनी कैस ये कह रही है, थर्ड वन गलत कह रहे हैं अपने बारे में। तो पहली तो ठीक है तो फिर आप ही गलत है। पहली दो ठीक है, आखिरी गलत है। ठीक है। कल आपके साथ कौन बैठे थे? आप बैठे थे। थोड़ा बहुत आप जान ही गए होंगे को, तो आप कह रहे हैं पहली दो ठीक है, आखिरी गलत है। हाँ यही समझ आता है, पहली तो ठीक है तो लास्ट में बचती है गलत वाली। अच्छा। क्योंकि इनका गलत होना मस्त है ना। हाँ जी, इधर से एनी गैस रैंडम। डिटरमिनेंट नहीं होता, ये डिटरमिन नहीं है। अच्छा जी, ठीक है। और कोई राय अपना देने चाहें? पहले से बताइएगा कौन सा आपने गलत बताया इसमें। आपने तीनों में से गलत क्या था आपके बारे में? तीसरा पॉइंट। वाह, वाह, वाह। जबरदस्त है। मैंने 8 घंटे साथ आपने 8 घंटे साथ गुजारे। 8 घंटे पर टास्क किया। ओके सर, पास कीजिएगा माइक। पंक्चुअलिटी है, लर्निंग है और आज कितने बजे आए? कितने बजे आए आज? 9 बजे। पंक्चुअलिटी है, दूसरी क्या बात है? लर्निंग है लर्निंग ओरिएंटेड है और तीसरा हॉबी फुटबॉल है। हॉबी फुटबॉल है। अच्छा, फुटबॉल खेलना पसंद है। ठीक है, थैंक यू। बताएं जी क्या बात इनके बारे में? फुटबॉल खेलना भी समझ। फुटबॉल खेलना ये सबको पता चला। ऐसे ही है ना? ठीक है सर, पास कीजिएगा। सर सच बोलो पहले। नहीं, आपने 3 बातें बताई हैं और डिसाइड से शॉर्ट करें। मिक्स कर तो मैं एक डॉक्टर हूँ और ट्रैवल करना मुझे पसंद है। क्या करना? ट्रैवल करना। तिलावत करना। ट्रैवल करना मुझे पसंद है। और मैं एक तालिब हूँ। सीए वाले ट्रेवल ही करेंगे। तीसरा वाला क्या है? तीसरा क्या है? मैं एक तालिब इल्म भी हूँ, स्टूडेंट हूँ। ट्रैवल वाला गलत है। ट्रैवल वाला कर नहीं, डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट। नहीं है तो डॉक्टर किताबों का डॉक्टर भी तो हो सकता है ना। जी क्या ठीक है इनके बारे, क्या गलत है इनके बारे में? डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं है। कल वैसे मुझे जहाँ तक याद पड़ता है हमारे साथ एक ही डॉक्टर थे, PhD डॉक्टर थे। वो आज नजर नहीं आ रहे। डॉक्टर वही रिजल्ट है। ऐसे ही चलिए, जबरदस्त। सर पास कीजिएगा। कर दिया सर। मेरा नाम आरिफ है। जी मैं लेट स्लीपर, अच्छा, late इनोवेटिव हूँ और पंक्चुअल। थोड़ा सा मास्क थोड़ा नीचे करेंगे तो हम आपकी आईज देखना चाहेंगे। अब देख, जी अच्छा, लेट स्लीपर है। लेट स्लीपर, इनोवेटिव और पंक्चुअल। कितने बजे आए हैं? आप देखो ना 9 बजे आ गए। जी बताइए क्या बात इनके बारे में ठीक नहीं है? सर इनकी आंखें तो नहीं बताती कि लेट आंखें नहीं बता रही, मुझे तो लग रहा है। गैस Please, गैस गैस कर। गैस रह गया। सर सर इनका पहले गैस करें। सर आपका पहला राइट है गैस। लेट स्लीपर का जो ना डन हो गई थी कि आगे भी नहीं बता रही और 9 बजे भी आ गए। अच्छा इनोवेटिव नहीं है। फिर से हाँ जी, इनोवेटिव नहीं है। ये कह रहे हैं इनोवेटिव नहीं है। आप पीछे वाले, आप सामने वाले लेट स्लीपर नहीं। लेट स्लीपर नहीं है। चलिए सर बताइए सर आप। मैं तकरीबन रात को 3:30 से पहले नहीं सोता। जी, इनोवेटिव हूँ,
अक्सर लेट हो जाता अच्छा अक्सर देर कर देता हूँ हूँ लेट हो जाता हूँ सर, जी मैं क्विक लर्नर हूँ, मैं अंडर प्रेशर काम कर सकता हूँ और मैं स्लिम हूँ। no comments. फहद और मैं ट्रेनर हूँ, हेल्पफुल हूँ और एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट है अच्छा जी, कह रहे हैं मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ। इन्होंने कल आप में से किस किस के साथ बात करने की कोशिश की है ब्रेक्स टाइम में, या आपसे की है? सर हमें तो बहुत तंग आपसे की रखने है, वाला आपसे की है, सर। आपसे की है एक्सट्रोवर्ट, आपसे भी की है, लेकिन आप एक्सट्रोवर्ट लगते ही नहीं। सर हमें इधर जो तंग के रखा है इन्होंने घर, वो हमें पता है। मतलब एक्सट्रोवर्ट नहीं है आप, एक्स्ट्रोवर्ट नहीं है. ऐसे ही है ना? एक्सट्रोवर्ट नहीं है, इंट्रोवर्ट नहीं है, एक्सट्रोवर्ट नहीं है ना? एक्सट्रोवर्ट नहीं है। नहीं सर, एक सेकंड रखिए, माइक थोड़ा क्लॉक बंद हो गया। जी बताइए। Honest हूँ, helpful हूँ and patient. और पेशेंस है, पेशेंस आप सबर नहीं है. सबर नहीं है। सर क्या है, हेल्पफुल हूँ और सबर नहीं है, क्या बात इनकी बारे में गलत हो सकती है? इनपेशेंट क्या हेल्पफुल इनपेशेंट वाली बात है, एंड वाली बात गलत है। इनपेशेंट अच्छा जी बताइए सर, सही कह रहे हैं बेसब्रे हैं आप? नहीं उनकी बात ठीक भी हो सकती है, लेकिन हूँ थोड़ा बहुत बेसब्रे हैं आप। फिर आप हेल्पफुल नहीं हो, जल्दी कर फिर आप हेल्पफुल नहीं हो। इन तीन बातों में गलत कौन सी थी? हेल्पफुल हेल्पफुल नहीं है. अरे हेल्पफुल नहीं। हेल्पफुल नहीं है। जी सर। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The three characteristics of my personality. First one is seriousness in assigned tasks. ओके Number two, urge for seeking more knowledge and experience relating to my profession as a management consultant. माशाल्लाह। Third is poor in pressure management. क्या चीज़ सर? Pressure. पुअर Poor. खुद ही I identified my weakness. तो इसमें बताया सर, सही कह रहे हैं, तीनों बातें ठीक कह रहे हैं। लास्ट वाली आप गलत बता रहे हैं ना? Actually, poor या weak in pressure management. When work pressure, a lot of work burden, तो उसमें थोड़ा सा यानी घबरा भी जाता हूँ और थोड़ा यानी nervousness जो है वो आ सकता है. सही हो गया। स्वरूप शाम इसमें मैंने लिखा है कि डेली टास्क पे फंक्शन और लोकेशन है और एक्सरसाइज डेली करना. मेरा तो ख्याल है कि लास्ट वाला ही आप गलत बता रहे हैं, हो ही नहीं सकता। लेकिन आप इससे देख के तो ऐसा नहीं लगता कि आप एक्सरसाइज नहीं करते। मेरा ख्याल आपकी रूटीन इस तरह की है जिसमें आपकी वैसी एक्सरसाइज हो जाती है। जी थैंक यू सर। मोहम्मद सुहेल नाम है और बहुत कम झूठ बोलता हूँ। पहला ही झूठ हो गया नहीं सच शुरू हो गया। और आउटिंग का शौक है और किसी से उम्मीद नहीं करता। अच्छा तीनों ही गलत हैं। सर बात ही करें, हमने बात ही नहीं की है। तीनों ही गलत हैं। लेकिन पहली बात गलत है। नहीं सर। सर मेरे सामने कोई बंदा आके झूठ बोले, उससे मुझे नफरत है। इवन कि कोई बंदा आके कत्ल करके मुझे कहता है कि मैंने कत्ल किया, मुझे बचा लो, तो मैं उसका साथ दूंगा, ना कि उसका कि मैंने नहीं किया, ऐसे हो गया, मगर अगर मगर वाला काम नहीं होगा। I don't know, इसके खिलाफ है। कत्ल में किए थे। आंखों में आंसू आ गए। कत्ल की गहरा माइक पास। Assalamualaikum जी, Salman Yunus, accommodated, goal oriented and good time manager. बस आपने इतना सोच के बताया ना। आपने इसमें भी टाइम मैनेज किया। सर नेक्स्ट।
Sir, always take decision late और मीटिंग हो चाहे कंपनी की वजह से वो लेट पहुंचता हूँ और दूसरा ये कि कीन लर्नर हूँ होल प्रोसेस अबाउट न्यू टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन न्यू टेक्नोलॉजी कीन लर्नर हूँ और जानना चाहता हूँ सप्लाई चेन मशीन और पैशन प्रोफेशन जो है अब जो है वो मेरा सेम हो गया। पहले मेरा पैशन जो था वो क्रिकेट था और अब पैशन और प्रोफेशन इन सप्लाई चेन। इसमें गलत क्या बताया होगा? लास्ट वाला लेट आती है, ये वाली बात। यस। अच्छा वैसे अक्सर लोग कहते हैं लेट जाने से इज्जत होती है, सही है? नो सियासत हमेशा लास्ट पे आता है। उसी का पता चलता कि वो आया। मेरा नाम मोहम्मद अवैस है। मैं इंट्रोवर्ट हूँ। ट्रैवलिंग मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद और फास्ट लर्नर। फास्ट लर्नर इंट्रोवर्ट भी हैं, तो ये दोनों बातें सेम होगी। दूसरी बात मुझे लगता है कि ट्रैवलिंग मुझे काफ़ी पसंद है। ट्रैवलिंग पसंद है, फिर आप इंट्रोवर्ट कैसे हैं? दूसरी बोली गलत। लेकिन ये he is introvert. मेरी तीन पर्सनैलिटी की चीज़ें कि मैं क्रिएटिव टास्क में बहुत अच्छा हूँ, उसके अलावा कि मैं बिजनेस की अपॉर्चुनिटी के बारे में बहुत ज़्यादा बात करता हूँ, और तीसरा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हूँ। तो ये तीसरा आइडिया बताते हैं आज के लिए। थर्ड वाली लगा जी थर्ड वाली आप बिजनेस आइडिया बताते हैं आज के लिए क्विकली, आज 1 or 2 minutes। अगर मैं मोटिवेट करना चाहूँ तो HR के निगाह कर मुझे एक्सपर्टीज़ मिली है कि इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं, सर्विस ओरिएंटेड भी हो सकती हैं और एज एन एम्प्लॉय भी हो सकती हैं। तो डिटेल में ये हो कि आप ना बाय किसी भी कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉरेन में, और आप इजीली मैन पावर एक्सपोर्ट कर सकते हैं पाकिस्तान से। और गलत आपने लास्ट वाली बात बताई ना अपने बारे में। नहीं, पहली बात है मैं क्रिएटिव टास्क में थोड़ा नहीं, लॉजिकल टास्क मैं इजीली हैंडल कर लेता हूँ, क्रिएटिव टास्क क्रिएटिविटी सीखी जा सकती है या ये बाय बर्थ होती है? क्रिएटिविटी बाय बर्थ होती है, सीखी जा सकती है? बाय बस सीखी जा सकती है। बाय बर्थ होती है बट आप सीख भी सकते हैं। मैंने हाँ पॉलिश किया था, मैंने आपको कल बताया था कि हमारी सॉरी में आपको खड़ा कि इंसान जब पैदा होता है तो मेरे ख्याल 6 बिलियन न्यूरॉन्स हर इंसान की बॉडी में होते हैं, हर एक के पास होते हैं, लेकिन कितने कॉम्बिनेशंस वो यूज़ कर रहा होता है थ्रू आउट लाइफ, इट डिपेंड्स। इससे पता चलता है कि वो कितना क्रिएटिव है, कितना आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करता है, कितने इनोवेटिव सॉल्यूशन उसके पास होते हैं। तो आपके न्यूरॉन्स एंड तक, आखिरी दिन तक, इंसान की आखिरी उम्र तक वो रहते हैं, लेकिन आपने उनको एक्टिवेट करना होता है थ्रू डिफरेंट एक्सरसाइजेज, एक्टिविटीज़, लोगों से मिलना जुलना, उससे आपके नर्व्स एक्टिवेट होते हैं और आप में क्रिएटिविटी आती है। सो क्रिएटिविटी को सीखा जा सकता है। सब बताइए। अस्सलाम वालेकुम, खुशी की कॉल नाम है और पहली ये कि मैं फ्रेंड से भी बना लेता हूँ और दूसरा ये कि शायद और तीसरा ये कि हाल वर्कर में। पहली दो बातें तो मुझे सवाल है आपस में। आप बताया शायद और हार्ड वर्कर और फ्रेंड्स भी बना लेते कल किसके साथ बैठे थे? हैं। बताइए सर, सही कह रहे हैं ये? इसमें क्या गलत बताया है? शायद जो है वो गलत है। आपने क्या हरकत देखी? सही कह रहे हैं जी, शायद नहीं है आप। अभी वैसे बड़ा नेगेटिव सा कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि शायद नहीं हूँ। अभी भी शर्मा रहे हैं। शायद हैं वो कर है ये अच्छा, फिर क्या बात है? मैंने कहा कि मैं शायद नहीं, लेकिन मुँह में निकले मेरा नाम इस जाहिद। First is that I am extrovert. The second one is I am telecom professional. The third one is I believe in core values. कोर वैल्यूज। आप टेलीकॉम में भी हैं, आप कोर वैल्यूज में बिलीव करते हैं। पहली बात आप मुझे आप मैं extrovert हूँ। एक्सट्रोवर्ट हैं। कल सबसे पहले ये मेरे पास आए थे, ये बात है ना? Extrovert हूँ। सॉरी, Extrovert नहीं हूँ। नहीं है ना? जी। तो आपने Introvert हूँ। इंट्रोवर्ट। अच्छा, सही, मतलब ये बात गलत किया। जी। ठीक है। मेरा नाम अली है।
good in time management, I'm punctual, and I'm shy. सर आपकी जोड़ीदार आ गए Aisha, and punctual, responsible, outspoken. आउटस्पोकन है सर नहीं है आउटस्पोकन नहीं है Engineer Hemant Kumar, OT and serious, innovative and functional. Yes, so innovative and functional. ठीक हो गया जी Curious to learn new things. Second is I cannot convince people. और third one is I do things in hurry. अच्छा कह रहे हैं मैं जल्दबाजी में काम करता हूँ लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता और पंक्चुअल हूँ पंक्चुअल तो आप हैं नहीं curious to learn new things. अच्छा क्यूरियस टू लर्न न्यू थिंग्स ये भी हो सकता है और तीसरी बात क्या कही जल्दबाज नहीं है आप बड़ा धीमे अंदाज से काम करने वाले स्लो वर्कर हैं है ना I cannot convince people मैं कर सकता हूँ मतलब ये स्टेटमेंट गलत है अच्छा ये गलत है जी थैंक यू सो मच क्लैप करेंगे सब अपने लिए so much for this healthy activity. Start करते हैं हम आज का अपना फॉर्मल सेशन कल के सेशन से रिलेटेड अगर आपने रिव्यू किया हो कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता हो कि उस पर मज़ीद क्लैरिटी रिक्वायर्ड है क्योंकि लास्ट में ब्रेक के बाद वाला जो सेशन होता है यूजुअली वो थोड़ा सा आपका जो लर्निंग वाला होता है ना एक एक्टिवनेस वो ज़रा कम होती है उसमें से अगर कोई चीज़ ऐसी आपको जो नहीं पिक कर पाए आप ज़्यादा अच्छे तरीके से या मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया उस पर आप पूछ लें फिर मैं इंशाल्लाह दोबारा इनपुट टर्म्स का जो हमारा रिमेनिंग पार्ट था उसको शुरू करती हूँ हम लोग इनपुट टर्म्स पे बात कर रहे थे इनपुट टर्म्स की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म ये बेसिकली एब्रीविएशन है इनको टर्म्स इनको मींस इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स ठीक है इंडस्ट्री के अंदर मार्केट के अंदर इनको टर्म्स को और भी नामों से समझा जाता है लिखा पढ़ा जाता है इसमें से कुछ नाम मैं बता देता हूँ पहला तो इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स है दूसरा है इंटरनेशनल डिलीवरी टर्म्स तीसरा है इंटरनेशनल सेल्स टर्म्स और कुछ लोग इसको इंटरनेशनल कॉमर्स टर्म्स भी कहते हैं ठीक है तो ये तमाम टर्म्स बेसिकली इनको टर्म्स को ही रेफर करती हैं सबसे पहली टर्म जो हमने पढ़ी थी चलिए मैं थोड़ा सा इसका वो दोबारा हिस्ट्री भी बता देता हूँ 1936 में इसका पहला वर्जन पब्लिश हुआ था और इस पर काम शुरू हुआ था 1919 में 1919 में काम शुरू हुआ 1936 में पहला वर्जन पब्लिश हुआ और आहिस्ता आहिस्ता 1936 के बाद इसमें रेलवे ऐड हुई फिर एयरप्लेन मोड ऐड हो गया और करते कराते अब हमारे पास जो लेटेस्ट वर्जन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो 2020 है जिसमें सारे मॉड्स शामिल हैं अगर हम इनको टर्म्स को देखें तो टोटल 11 टर्म्स हमारे पास हैं इस टाइम पे पिछला वर्जन था वर्जन में भी 11 टर्म्स थी और उससे पिछले वर्जन में 13 टर्म्स थी अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि जब इनको टर्म्स का नया वर्जन आता है तो पुराना वर्जन ख़त्म नहीं होता पुराना वर्जन ऑब्सलीट नहीं होता आप अपनी मर्ज़ी से जिस वर्जन में आपको काम करना आसान लगता है आप उस वर्जन को ऑप्ट कर सकते हैं बट रिकमेंडेड यही होता है कि हमेशा लेटेस्ट वर्जन ही यूज़ किया जाए क्योंकि लेटेस्ट वर्जन के आने से प्रीवियस वर्जन के अंदर जो खामियां या कमियां होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं वो दूर हो जाती हैं सो वी आर डिस्कसिंग इनवर्टर्म्स 2020 और इसकी पहली इनवर्टर्म जो थी वो थी एक्सपर्ट में सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसने गुड्स की अवेलेबिलिटी अपने वेयर हाउस पे करनी थी एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एज पर द स्पेसिफाइड डेट और स्पेसिफाइड लोकेशन ठीक है अगर वो इन तीन चीज़ों को फुलफिल करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है हमने कहा था इनको टर्म्स तीन काम करती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करती हैं टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही चीज़ है रिस्क और कॉस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्क और कॉस्ट ये तीन चीज़ों को इनवर्ट टर्म्स डिवाइड करती हैं तो अगर मैं एक्सपर्ट की बात करूं तो एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने वेयर हाउस पर गुड्स को डिसाइडेड टाइम पर डेट पर डिसाइडेड लोकेशन पर अवेलेबल करते ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है अब उन गुड्स को मूव करने या किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी का सप्लायर रिस्पॉन्सिबल नहीं है नंबर 2 रिस्क जब उसने गुड्स को अवेलेबल कर दिया फॉर्मली कन्वे कर दिया बायर को कि आपकी गुड्स अवेलेबल हैं और मार्केट टाइम ख़त्म हो गया तो
तो उसके बाद से रिस्क भी सप्लायर का नहीं रहेगा और उसके बाद से कॉस्ट भी सप्लायर की नहीं रहेगी। ये बात क्लियर थी। फिर हमने बात की थी सेकंड इनपुट टर्म की। सेकंड इनपुट टर्म थी FCA फ्री कैरियर। फ्री कैरियर में सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपर्ट के मुकाबले में 2 एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड हो जाती हैं और उसमें पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी लोडिंग ऑफ द कलेक्टिंग व्हीकल है। पहले सप्लायर अपने वेयर हाउस पर कंसाइनमेंट गुड्स शिपमेंट को सिर्फ अवेलेबल कर रहा था, अब सप्लायर ने गाड़ी की बुकिंग करवा कर उसमें कंसाइनमेंट को लोड भी करना है। अब आपके बात आ जाती है डिलीवरी की, तो FCA में वेयर हाउस पर ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज कर सकता है या उसको एयरपोर्ट तक या सी पोर्ट तक पहुंचाने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज कर सकता है। तो ये दोनों में से जो भी ऑप्शन या जो भी सिनेरियो होगा वो दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड कर लेंगी। तीसरी जो इनपुट टर्म थी वो थी FAS फ्री अलॉन्गसाइड शिप। फ्री अलॉन्गसाइड शिप में सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी शिप तक पहुंचाने की है, यानी जिस पॉइंट पर शिप आके डॉक करता है। अब ज़रा थोड़ा सा अगर हम पोर्ट के स्ट्रक्चर को समझ लें तो हमें ये आसानी हो जाएगी ये चीज़ समझने में कि सप्लायर FAS में कहाँ तक रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, आप में से कभी किसी ने पोर्ट विजिट की हो? कौन सी पोर्ट से? जद्दा पोर्ट विजिट किया आपने सर? कराची विजिट किया। अच्छा, अगर मैं इसको रफ स्केच बनाऊँ तो फॉर एग्जांपल ये वो पॉइंट है जहाँ पर आकर शिप डॉक करता है और इसमें यहाँ से गेट एंट्री है। जैसे ही पोर्ट में एंट्री होती है साइड पर एक खाली कंटेनर्स के लिए जगह रखी होती है जहाँ पर खाली कंटेनर है, यानी जो कंटेनर खाली होके वहाँ जा रहे हैं या वहाँ से खाली कंटेनर बुक करवाए जाते हैं, इसको बोलते हैं टर्मिनल, कंटेनर टर्मिनल। ये जरूरी नहीं कि पोर्ट के अंदर ही हो, बट पोर्ट की विसिनिटी में, पोर्ट के आसपास कहीं भी टर्मिनल हो सकता है। अच्छा, इसके बाद एक और पॉइंट होता है जिसको कवर किया होता है, जो एक शेड की तरह, एक वेयर हाउस की तरह होता है, इसको बोलते हैं CFS। CFS मींस कंटेनर फ्रेट स्टेशन। कंटेनर फ्रेट स्टेशन वो पॉइंट है जहां पर लोडेड कंटेनर को अनलोड किया जाता है, लोडेड कंटेनर को डीस्टफ किया जाता है, ठीक है, या डीकंसोलिडेट किया जाता है, खोला जाता है, शिपमेंट्स को अलग अलग किया जाता है। समटाइम होता है कि एक कंटेनर के अंदर एक पर्सन का, एक कंसाइनी का माल नहीं होता, बल्कि बहुत सारे कंसाइनीज की शिपमेंट होती है ना, कंसोलिडेट करके कंटेनर बुक करवाया होता है। तो अब कंटेनर तो मूव नहीं किया जाएगा हर पार्टी के पास, कि हर पार्टी के पास कंटेनर जा रहा है, उसका माल लेके फिर खाली होके आ रहा है, ऐसा नहीं होता। कंटेनर फ्रेट स्टेशन में सारी शिपमेंट्स को डीकंसोलिडेट कर दिया जाता है, बाद में इंडिविजुअल व्हीकल्स के थ्रू उसको डिलीवर किया जाता है क्लियरेंस के बाद। ठीक है, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर कंसोलिडेशन या डीकंसोलिडेशन होती है। अगर आपकी शिपमेंट कंटेनर लोड नहीं है तो आप कभी भी यहाँ से कंटेनर बुक करवा के कराची नहीं भेजेंगे, आप उसको लूज फॉर्म में ही किसी व्हीकल पर बुक करवा के आप उसको भेजेंगे कराची पोर्ट, वहाँ पर वो वेयर हाउस में जाएगा और फ्रेट फॉरवर्डर उसको एक कंटेनर में कंसोलिडेट करेगा, अगर तो वो कंटेनर शिपमेंट है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर कंसोलिडेशन भी हो रही है और डीकंसोलिडेशन भी हो रही है। जब कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड होगी तो खाली कंटेनर टर्मिनल से ला के इसको कंटेनर फ्रेट स्टेशन में भिजवाया जाएगा, यहाँ पे शिपमेंट्स पड़ी हैं उनको क्लियरेंस के बाद लोड कर दिया जाएगा, कंटेनर सील हो जाएगा। और अगर ऑफलोड होगी कंटेनर यहाँ पहुँचता है तो उसको यहाँ पे डीकंसोलिडेट किया जाएगा, शिपमेंट्स को हैंडओवर किया जाएगा कंसर्न इंपोर्टर्स को और खाली कंटेनर टर्मिनल पे पहुँचा दिया जाता है। ये बात समझ आ गई? इसमें इशू समझ नहीं आ रहा। सॉरी, मामला समझ ये नहीं आ रहा कि जो कंटेनर बुक होता है वो तो सी लाइन से आप बुक करते हैं जी, और वो तो एक पर्टिकुलर जो इंपोर्टर है वही कैरियर वो पूरा का पूरा बुक करता है जी। तो जब वो शिप से उतरता है तो वो बाहर आके नहीं खुलता, उसमें फिर वो माल डिस्पर्स नहीं करता। मैं बताता हूँ, दो तरह से कंटेनराइज शिपमेंट्स हैंडल होती हैं, फुल कंटेनर लोड और लेस देन कंटेनर लोड। अगर तो इंपोर्टर का पूरा लोड एक कंटेनर के बराबर है तो वो खुद कंटेनर बुक करवाएगा और उसको अपने वेयर हाउस में ला के खाली करके रिटर्न करेगा। उसके लिए ये मैं नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ कि अगर उसकी लूज कंसाइनमेंट है, मिसाल के तौर पर आपका 1000 किलो एक कंसाइनमेंट है 1000 kg की, अब एक कंटेनर में 20 टन माल आता है, 18 टन आता है, तो दैट मीन्स कि एक कंटेनर का सिर्फ 18वां हिस्सा आप ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो आप तो पूरा कंटेनर बुक नहीं करवाएंगे,
उसके लिए फिर आप फ्रेट फॉरवर्डर को अपना कंसाइनमेंट हैंड ओवर करेंगे, वो उसको कंटेनराइज करेगा आपकी शिपमेंट के साथ और भी शिपमेंट्स को कंसोलिडेट करके एक लोड कंप्लीट करेगा कंटेनर का। सर वो कंटेनर किसकी ओनरशिप के अंदर मतलब कि उसको कौन, अब जब कंटेनर आपका अपना नहीं है, आपकी LCL शिपमेंट है, तो वो कंटेनर फ्रेट फॉरवर्डर के नाम पे बुक होगा, फ्रेट फॉरवर्डर के नाम पे शिप होगा, उसका कंसाइनी और कंसाइनर फ्रेट फॉरवर्डर होगा और उसी का एजेंट जो है वो पोर्ट के ऊपर एग्जैक्टली डेस्टिनेशन पोर्ट पर वही उसका एजेंट रिसीव करेगा उसको, ठीक है। इसीलिए फ्रेट फॉरवर्डर आपको हाउस PL देता है। अगर आपको फुल कंटेनर है फिर आपके पास मास्टर आता है। ठीक, मैं डॉक्यूमेंटेशन में जाकर फिर इसमें मजीद देर से बात करूँ। ये तो हो गया लूज कंसाइनमेंट के लिए। फर्स्ट करें कि एक एक्सपोर्टर का पूरा कंटेनर है, वो एज इट इज शिप होना है, तो वो पोर्ट से कंटेनर एंटर होगा, डेजिग्नेटेड पॉइंट पर उसकी कस्टम क्लियरेंस होगी, कस्टम क्लियरेंस के बाद उसको पहुंचा दिया जाएगा टर्मिनल के उस पॉइंट पर जहां पर आकर शिप ने डॉक होना है, उसको शिप पर लोड किया जाना है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट है एक्सपोर्ट का और एक पार्ट है इंपोर्ट का। ये जो वेसल आके रुका है, इसने कुछ कंटेनर्स को ऑनलोड करना है और कुछ कंटेनर्स को ऑफलोड करना है। जो कंटेनर्स ऑफलोड हो रहे हैं वो इंपोर्ट वाले पार्ट में जाएंगे और जो ऑनलोड हो रहे हैं वो एक्सपोर्ट वाले पार्ट से ऑनलोड हो रहे हैं। तो ये जो पूरा पार्ट है ना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वाला, जहाँ पर लेटन कंटेनर्स हैं, लोडेड कंटेनर्स हैं, इसको बोला जाता है कंटेनर यार्ड। सो ये एक पोर्ट का स्ट्रक्चर है। कंटेनर यार्ड कहते हैं जिस पॉइंट पर लोडेड कंटेनर्स पड़े होती है, ठीक है। सर इंपोर्ट की सूरत में CFS से पहले कस्टम क्लियरेंस हो कोई होती है बात LCL में LCL में कंटेनर इंपोर्ट होकर यहाँ पर उतारा जाएगा। अगर वो एक्सपोर्ट का, अगर वो LCL है तो पहले शिपमेंट यहाँ पे क्लियरेंस होगी, फिर वो CFS में जाएगी, फिर उसको लोड कंटेनर में लोड करके यहाँ पे जाएगा। ये क्लियरेंस के बाद है, ये क्लियरेंस से पहले। इन शॉर्ट ये कंटेनर यार्ड है। अच्छा, अगर हम FAS पे डील कर रहे हैं और एक्सपोर्टर ने FAS में शिप तक पहुंचाना है, तो बेसिकली वो कंटेनर यार्ड तक कंटेनर पहुंचाएगा। ये सारा एक्सप्लेन करने का मकसद ये था कि FAS में फ्री अलॉन्गसाइड शिप में सेलर की, सप्लायर की, एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंटेनर यार्ड पर पहुंचाने की है। अब कंटेनर यार्ड पोर्ट के स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, हर पोर्ट का अपना मैकेनिज्म है। कुछ पोर्ट्स ऐसी हैं जिनका कंटेनर यार्ड और जो वेसल का डॉक एरिया है, डॉक पॉइंट है, उसके दरमियान ही क्रेन उठा के रख ली, यानी कंटेनर यार्ड से उठाया कंटेनर और डायरेक्टली उसको प्लेस कर दिया शिप के ऊपर। एक तरीका ही होता है। दूसरा तरीका ये होता है कंटेनर यार्ड थोड़ा दूर होता है, जहाँ पे वेसल लगना होता है उससे थोड़ा दूर होता है, फिर ट्रक के जरिए, ट्राले के जरिए कंटेनर को डॉक एरिया पे लाया जाता है, फिर इसको क्रेन उठा के रखती है। तो मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि FAS में सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंटेनर यार्ड तक थी बस, ठीक है। तो अगर क्लियरेंस करवानी हो, क्लियरेंस के बाद कंटेनर यार्ड में पहुंचेगा, क्लियरेंस हो चुकी होगी, क्लियरेंस करवाना सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। FAS में क्लियरेंस, FAS में कस्टम क्लियरेंस एक्सपोर्ट की, ये एक्सपोर्टर ने करवानी है, ठीक है। और नेक्स्ट इनपुट टर्म थी FOB, जहाँ पे हम कल बात हमने रोकी थी। ये वो पॉइंट है कंटेनर यार्ड जहाँ पे कंसाइनमेंट रेडी टू लोड पड़ी होती है, जहाँ पे कंटेनर रेडी टू लोड है, दिस पॉइंट इज कंटेनर यार्ड। तो अगर FOB पे आप काम करेंगे तो अब सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके बाद लोडिंग तक है, उठा के लोडिंग तक है, ठीक है। एक वीडियो देख लेते हैं, फिर ये थोड़ी मजीद आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। लाइट्स ऑफ कर दीजिएगा। सेकंड लास्ट टू स्टेशन, लास्ट और चलिए बस ठीक।
me show you how containers work. It's possible that most things around you right now came from a container ship. The food you ate, the phone or computer you're looking at. We have everything from apples to frozen meat to explosive or toxic gases on the ship. Some of the things we carry is pretty bizarre. But everything actually begins in आप देख सकते हैं ये प्लेटफॉर्म है, इसको प्लेटफॉर्म बोलते हैं, ये जो नीचे वाला पार्ट। तो अब आपकी ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि कंटेनराइज नहीं हो सकती और वो चांदी कंटेनर शिप पे हैं, तो फिर उनको इस तरह से या व्हीकल्स को यूजुअली इस पे लोड किया जाता है, ये जो प्लेटफॉर्म। an office with a team of people we call central planners. They draw a cargo plan for the whole supply chain. Then it's sent to our chief mate to adjust as required. ये है शिप का जनरल स्टोरेज प्लान। जिस तरह सिटी प्लान होता है ना बस में, एयरप्लेन में, इसी तरह कार्गो वेसल में कार्गो को प्लेस करने के लिए, कंटेनर्स को प्लेस करने के लिए पूरा एक प्लान बनता है, इसको स्टोरेज प्लान कहते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है वेट देखा जाता है कि वेसल के किस पार्ट पे कितना वेट लोड करना है, ठीक है। नंबर 1 पहली प्रायोरिटी वेट को मैनेज करना है। दूसरी प्रायोरिटी ये है कि नेक्स्ट डेस्टिनेशन पोर्ट कौन सी है, रूट के अंदर कौन कौन सी पोर्ट्स आ रही हैं, कौन से कंटेनर किस पोर्ट पे ऑफलोड होने हैं, ये डिसाइड करें। ऐसा तो नहीं होता ना कि एक कंटेनर जो कि नेक्स्ट पोर्ट पे ऑफलोड होना है वो सबसे नीचे पड़ा हुआ है। तो कोशिश ये की होती है वेसल कंपनी की कि मिनिमम लोडिंग अनलोडिंग हो, मिनिमम एक्टिविटी हो, ठीक है। तो इसके लिए सेंट्रल प्लैनेट्स बैठ के स्टोरेज प्लान डिसाइड करेंगे। The containers are loaded by port's crane. आप पोर्ट का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये पीछे ट्रक्स खड़े हैं, ये सारे लोडेड और एम्प्टी कंटेनर्स। पीछे भी आपको एक यार्ड नज़र आ रहा है, ठीक है। यूजुअली ये सारा इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। आपको पता है ये जो क्रेन्स हैं इनको क्या कहते हैं? बट नहीं, बट वो तो पॉइंट है ना जहाँ पे जहाज आके रुकता है। क्रेन्स को क्या कहते हैं? गैंट्रीज कहते हैं, ठीक है। और ये भी गैंट्रीज हैं। ये वाली तो खैर दूसरी है, मूवेबल है। ये पीछे भी आपको गैंट्रीज नज़र आ रही हैं, इनको बोलते हैं RTGs, रबर टायर गैंट्रीज। ये मूवेबल होती है सिर्फ कंटेनर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। ये इनका काम लोडिंग अनलोडिंग। Can you please spell out gantry? स्पेलिंग है GNTRY, कर ले, गूगल कर लीजिएगा। I'm very weak in spelling. Some say they were used by the empire. Starting from the bottom, stacking up like Legos. These cargo holds can be as deep as 40 times 40 meters. The spades are built with these long sail guides that run downwards. It secures the containers in place. And this is what an empty container holder looks like. Once it's filled, a hatch cover is placed on top so that more containers can be loaded. The ones above on deck will need extra lashings to secure them. Workers from the port handle the physical labor of lashing. Thank God, because these full metal rods are very, very heavy. Turnbuckles are twisted to tighten the steel rods.
that, we have turnbuckles, short bars, long bars, and twist locks. There's actually a few types of twist locks on our ship. Some are manual, some are automatic. It all depends on the location of the containers, but they serve the same purpose, which is to lock containers. Once again, it really is just like stacking Legos. The fruits and frozen products are transported by reefers. Reefers are short for refrigerated containers. They are pretty much a gigantic portable fridge. It can keep temperatures anywhere from room temperature to negative 30 degrees. That's negative 90 Fahrenheit for America folks. So what's my part in all this? Well, as third mate, my job during cargo operation is to monitor the loading and discharging progress. Afterwards, checking the lashing to make sure it's done properly. The last thing we want are containers falling to sea if we ever run into bad weather. Other than that, we keep watch on the overall condition of the ship, including safety and security, checking the mooring lines and looking out for any suspicious activities like stowaways or pirates. So that was a general overview of how cargo operations are done on container ships. If you got any specific questions, make sure to leave it down in the comments below. And as always, thanks for watching. तो आपको थोड़ा ओवरव्यू मिल गया इस वीडियो से किस तरह से कार्गो ऑपरेशन होते हैं, कंटेनर्स कैसे लूट किया जाता है, वेसल के कंटेनर को किस तरह से सिक्योर किया जाता है। इस वीडियो में क्या आपको नई बात पता चली? जी सर। What is the storage capacity of a vessel in terms of numbers? इस टाइम जो लार्जेस्ट वेसल सेल कर रहा है ना, उसकी कैरिंग कैपेसिटी है 23,000 TEUs, 23,000 20 फीट इक्विवेलेंट यूनिट्स, यानी एक बड़ा वेसल जो इस टाइम पे 23,000 20 फीट कंटेनर्स को कैरी कर सकता है। लेट मी शो यू। नहीं, कोरिया का है CMS CGM, नहीं सॉरी HMM, where it is this one. ये है दुनिया का लार्जेस्ट वेसल। इस पे खैर ये तो तब की वीडियो है ना जब इसको लॉन्च किया गया था, तब तो पाकिस्तान ये जो वेसल है ये 2013 तक लार्जेस्ट वेसल था। अब तो खैर इससे बड़े वेसल्स आ गए, बट आप इसकी ह्यूजनेस देखिएगा, कितना बड़ा वेसल है ये।
ये जो नाम लिखा हुआ है किसी वेसल की पहचान होती है, यूनिक नेम है। आप ये नाम लिख के गूगल पे करेंगे तो यही वेसल आएगा, अलेक्जेंडर। आपको इस पे निशान नजर आ रहे हैं ना, ये बॉटम पे ये जो नंबरिंग हुई है ये वाली, इसको पता क्या कहते हैं? ड्राफ्ट। वेसल का ड्राफ्ट कितना है, ये जितना पानी में डूबा होगा उस हिसाब से वेसल को अलाउ किया जाता है कि वो बर्थ कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है, जो पोर्ट कासिम है 15 मीटर है, यानी 15 फीट है, सॉरी 15 फीट से ज़्यादा ड्राफ्ट होगा तो वेसल को बर्थ नहीं होने दिया जाता। ठीक है, तो इस तरह करके पोर्ट्स के भी कुछ SOPs होते हैं। अगर ट्रैक करना हो तो रियल टाइम आ रहा था या इनकी डेस्टिनेशन रियल टाइम ट्रैकिंग आ रही होती है। फॉर एग्जांपल आप गूगल पे लिखेंगे ना मेरीन ट्रैफिक, तो मेरीन ट्रैफिक में आप जाके वेसल का नाम लिखें। तो बिल्कुल लाइट तो नहीं होता है कि 5-6 घंटे का नहीं, समटाइम 1-1 मिनट की भी है, वो आ रही होती है। इट डिपेंड्स के कितना अपडेटेड है। ये इस टाइम देखें ना, ये आपको दिखा रहा है कि कितनी ट्रैफिक है मेरीन में, ये कौन सा पार्ट है। ये अटलांटिक ओशन को दिखा रहा है, और अटलांटिक ओशन में देखें कि कितने ज़्यादा वेसल इस टाइम पे, कितना रश है। आप किसी भी क्लिक करेंगे उसका नाम आ रहा होगा कौन सा वेसल है। ये कलर से डिफाइन कर रहे हैं, अलग अलग कैटेगरी। हाँ, अलग अलग कैटेगरीज। कोई कार्गो वेसल है ग्रीन कलर में है, और ये जो रेड है ये टैंकर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी हमने अलेक्जेंडर देखा है ना, vessel is out of range. Daniel. ये बता रहा है कि वेसल इज लोकेटेड एट अननोन एरिया, उसका GPS लोकेशन बता रहा है। बहरहाल आप इस तरह ऑनलाइन ट्रैकिंग कर सकते हैं वेसल से। FOB इनको टर्म्स में मेन फ्रेट की पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की है, सेलर की है। मेन फ्रेट, मेन ट्रांसपोर्टेशन इंपोर्टर की, बायर की, वेसल की बुकिंग, इंपोर्टर की, वेसल पर स्पेस बुक करवानी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर। बायर का ज़्यादा तो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन सर कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी जी पूछिए सर।
ये FES किस केसेस में इस्तेमाल होता है, कंसिडरिंग कि FES जिस पॉइंट पे इस्तेमाल हो रहा है उधर एक्सपोर्ट क्लियरेंस हो चुकी है, तो हमारी यूजुअल जो शिपमेंट्स होती है उस पर जब कंसाइनी एक्सपोर्ट क्लियरेंस करा चुका होता है तो उसके बाद यानी एक किस्म का से अगर सी शिपमेंट है तो दैट मीन्स कि BL इशू हो चुका है जी, अगर BL इशू हो चुका है सो दैट मीन्स के जो शिपर है वो उसको ऑटोमेटिकली शिप पे भी लोड कर देगा। और व्हाट आई नीड टू आस्क इज जब यानी ये टर्म इसमें क्लैरिटी इस तरह नहीं आ रही कि अगर जो भी कस्टम क्लियरेंस करा रहा है वो शिपिंग ऑन टू द शिप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। तो ये इनपुट टर्म बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि FOP इनपुट टर्म होने की वजह से FAS की यूजिबिलिटी समझ में नहीं आती, लेकिन इसमें कुछ केसेस में आपको बता देता हूँ। समटाइम ऐसा होता है कि जो छोटी पोर्ट्स हैं जहाँ पर बड़े कार्गो वेसल्स नहीं लगते, ठीक है, और वॉल्यूम में आपकी शिपमेंट आनी है, तो उस केस में वेट किया जाता है कि कब बड़ा वेसल आके, क्योंकि नॉर्मल ट्रैफिक में नहीं आ रहे होते वेसल्स, तो कोई ऐसी पोर्ट है जहाँ पर पता है कि यार 20 दिन बाद या महीने बाद वो बड़ा वेसल आएगा, तो शिपमेंट क्लियर हो चुकी है, तो FAS पर डील किया जाता है कि सप्लायर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कस्टम क्लियरेंस करवाने तक की अब जितने दिन भी कार्गो वहाँ पड़ा हुआ है उसका रिस्क, उसकी कॉस्ट, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बायर को देना चाह रहा है, तो FAS उसके लिए सूटेबल इनपुट टर्म है। इंस्टेड के वो कस्टम क्लियरेंस करवाने के बाद भी 20 दिन इस बात का वेट करे कि कब कार्गो लोड हो और कब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज हो, तो इस चीज़ को। नंबर 2, समटाइम चार्जेस का भी प्रॉब्लम होता है कि टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस सप्लायर की बायर पे नहीं करना चाह रहा होता, अगर एक्सपोर्टर ने क्लियरेंस करवा दी है तो टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस भी वो पे करते हैं अप टिल ऑन बोर्डिंग, वो भी हो जाता है। और समटाइम ऐसा होता है, बल्कि जो आपने BL की बात की है, अगर FAS में कंसाइनमेंट बुक हुई है, FAS पे आपकी डील हुई है, तो फिर जो BL इशू होगा ना वो होगा रिसीव्ड फॉर शिपमेंट BL, रिसीव्ड फॉर शिपमेंट BL। उसमें कैरियर कंपनी कंटेनर रिसीव करके उसको तब तक रखती है जब तक कि वेसल लगता नहीं और वो ऑन बोर्ड नहीं हो जाता। अब जब हम पाकिस्तान में LCs पे डील करते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं UCP 600 की LCs की, तो LC में बैंक आपको फोर्स करता है इंपोर्टर को कि आपका जो बिल ऑफ lading है वो ऑन बोर्ड होना चाहिए। अब इस एक रिस्ट्रिक्शन की वजह से FAS हमारे लिए सूटेबल रहती ही नहीं है। अब हमारे लिए जो राइट इनपुट टर्म है वो FOP है, इसलिए इनपुट टर्म्स में होने की वजह से FAS बताई और पढ़ाई तो जा रही है, प्रैक्टिस भी हो रही होगी, बट हमारे यहाँ पे सिनेरियो में FAS प्रैक्टिस नहीं होता। और सी शिपमेंट्स के अलावा ये रेल और उसमें FAS तो प्योरली बाय सी में यूज होती है, ठीक है, इसका बाय एयर बाय रोड से नहीं है। सही, टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस थोड़ा ब्रेक डाउन बता दें इसमें। लोडिंग भी तो टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस जी, लोडिंग भी शामिल है इसमें। अगर तो कंटेनर यार्ड से कैरी करके उसको बर्थ एरिया पे लेके आना है तो वो भी ट्रांसपोर्टेशन जो इनसाइड द पोर्ट हो रही है, हैंडलिंग हो रही है, उसकी चार्जेस हैं। किसी भी किस्म के डैमरेज चार्जेस हैं वो हैं। समटाइम होता है कि आपके कार्गो को हैंडल करने के लिए, आपके कार्गो को सिक्योर करने के लिए पोर्ट को ख़ास किस्म के कुछ ऑपरेशंस करने पड़ रहे होते हैं, उसके चार्जेस हैं। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर दिसंबर में मेरे क्लाइंट की, वो भी इंडेंटिंग करते हैं, उनकी शिपमेंट थी इंडिया से अफ़गानिस्तान के लिए शुगर की, ठीक है, इंडिया से शुगर उन्होंने परचेज करके अफ़गानिस्तान एक्सपोर्ट करनी थी। अब वो शुगर जब कंटेनर्स में 15-20 कंटेनर्स थे, वो जब इंडिया से बुक होके कराची पोर्ट पे पहुंची है तो दरमियान में रास्ते में कहीं हैवी बारिशें हुई हैं, तो वो कंटेनर जो इंडियन एक्सपोर्टर्स ने बुक करवाए थे वो रस्टी थे, डैमेज कंटेनर्स थे, लीकेज थी उनमें, तो पानी चला गया। अब शुगर बैग्स में होती है, आपको पता ही है वो कौन से वाटर प्रूफ बैग्स हैं, तो वो शुगर में जो पानी जाता है तो वो शीरा बन जाता है। जब पोर्ट पर कंटेनर्स ऑफलोड हुए तो उसमें से प्रॉपर लीकेज नज़र आ रही थी और वो पोर्ट पर अच्छा खासा ना शीरा बिखर गया। तो पोर्ट ने जो कस्टम्स ने, पोर्ट अथॉरिटी ने 1.5 लाख रुपया चार्ज किया था सिर्फ सफाई का, कि आपके कंटेनर से जो शीरा बैग के हमारे ख़राब कर रहे हैं ना चीज़ों को, उसकी सफाई के लिए 1.5 लाख रुपया लिया। तो इस तरह के डिफरेंट तरह के चार्जेस हैं, ये टर्मिनल लैंडिंग चार्जेस हैं। एनीवेज यूलियंस करते हैं ऐसे, जब उनको पता है ना पाकिस्तानी इंडेंटर इन्वॉल्व है तो इसको नुकसान पहुँचा रहे थे, दे पीपल डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। वो शुगर तो ख़राब हुई है।
अच्छा FOB में मैंने आपसे पूछा था कि जो बायर की ऑब्लिगेशन स्टार्ट कहाँ से हो रही है, ऑन लोडिंग होते ही ऑब्लिगेशन बायर की स्टार्ट हो रही है, यहीं पे उसका रिस्क स्टार्ट हो रहा है, यहीं पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो रही है। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, ये डैमेजेस पे कौन करेगा? यही इनपुट हम डिसाइड करेंगे। अब जो मैंने आपको केस बताया वो था CFR, जो नेक्स्ट इनपुट आना। CFR में डेस्टिनेशन पोर्ट पर सारे खर्चे बायर के ही होते हैं, जैसे इसमें भी है ना, डेस्टिनेशन पोर्ट पर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी एक्सपेंस होता है तो बायर ने पे करना है, तो उस केस में भी बायर ने पे किया। तो FOB के बाद अच्छा इस इनपुट आर्म में अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें तो मेन फ्रेट की पेमेंट और वेसल की बुकिंग एक मेन प्रॉब्लम हो सकता है किसी नए इंपोर्टर के लिए। अब इंपोर्टर ये चाहेगा कि मुझे ओरिजिन पोर्ट पे या किसी दूसरे कंट्री में जाके वेसल बुक ना करवाना पड़े या वहाँ पर जाके फ्रेट पे ना करना पड़े, तो उसके लिए वो सप्लायर से रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरी कंसाइनमेंट को कस्टम क्लियर करवा के अपनी तरफ से वेसल की बुकिंग करवा के उस पर लोड करवा के फ्रेट पे करके भेज दें। तो दैट इनपुट आर्म इज CFR, कॉस्ट एंड फ्रेट। अब बायर ने कॉस्ट भी पे की है और फ्रेट भी पे किया है बाय ऑन सप्लायर्स बिहाफ, ये सप्लायर सॉरी पे किया ऑन बायर्स बिहाफ। सर FOB में भी कर सकते हैं ना सेलर? हाँ जी, FOB में बुकिंग भी करवा सकते हैं, बुकिंग की, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं है, फेवर हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अच्छा ये नेक्स्ट इनपुट आर्म है CFR, कॉस्ट एंड फ्रेट। अब आप देख सकते हैं कि जो फ्रेट की लाइन है, ये जो कॉस्ट की लाइन है एक्सपोर्टर की, ये अप टिल डेस्टिनेशन पोर्ट तक है। सप्लायर की जो एक्सपेंसेस हैं वो डेस्टिनेशन पोर्ट तक हैं, और उससे ऑनवर्ड्स बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्क और कॉस्ट शुरू हो जाती है। आप में से किसी ने कभी CFR पे शिपमेंट की हो? जी सर बताइएगा, CFR में चूँकि सप्लायर ने बुकिंग करवा दी है डेस्टिनेशन पोर्ट तक, फ्रेट भी पे कर दिया है, अगर खुदा न खास्ता इस दौरान मेन कैरेज में कोई कंटेनर में डैमेज हो जाता है तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? प्रैक्टिकली पाकिस्तान में जो होता है कि आपको इंश्योरेंस मरीन इंश्योरेंस करानी पड़ती है, स्टेट बैंक की रेगुलेशन है। तो राइट जिसको तो वहाँ से निकलता है गोडाउन से, वो ऑलरेडी इंश्योर्ड होता है टिल योर डेस्टिनेशन। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर किसी केस में इंश्योरेंस नहीं है या चले इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिल रहा पूरा किसी भी वजह से, तो उसका लॉस किसका है, बायर का है सप्लायर का? सप्लायर। अच्छा मैं दूसरी तरफ और सवाल पूछ लेता हूँ कि ये जो मेन कैरेज का रिस्क है, इसको क्या सप्लायर भी इंश्योर करता है या बायर इंश्योर करता है? सप्लायर इंश्योर करता है, सप्लायर अपनी कोशिश मैक्सिमम जो मैंने अभी तक देखा है वो ये सप्लायर अपने एक्सवर्क से आगे आपके मतलब आपके मध्य मारने वाली बात थोड़ा। बहुत सारे लोगों को ना CFR में कन्फ्यूजन ही होती है कि चूंकि सप्लायर ने आपके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो ये होता है कि CFR डेस्टिनेशन पोर्ट, या कराची की मिसाल ले लें, आप इम्पोर्ट करते हैं CFR पे तो आपको यूजुअली कहा जाता है CFR कराची पोर्ट, तो एक साइकोलॉजिकली हमें फील होता है कि यार कराची पोर्ट तक वो पहुँचाएगा, उससे ऑनवर्ड मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बात सरासर गलत है। CFR में सप्लायर ने कराची पोर्ट तक कॉस्ट पे की है, आपका रिस्क, इंपोर्टर का रिस्क ओरिजिन पोर्ट से स्टार्ट हो चुका है लोडिंग के बाद से, ठीक है। जैसे ही सेलर ने वेसल पर कंटेनर लोड करवाया और उसका फ्रेट पे कर दिया, अब चाहे वेसल वहाँ से मूव ही नहीं किया, खुदा न खास्ता मूवमेंट से पहले ही आग लग गई है, जैसे अभी पिछले दिनों हुआ आपको मतलब मई के लास्ट वीक में जहाज पे जो एक फीडर वेसल में आग लगी थी, तो 1300 कंटेनर थे उसके ऊपर, जल के राख हो गया, 8-9 दिन आग ही नहीं बुझ सकी उसकी। एनीवेज, तो इस तरह के केसेस में CFR में जैसे ही सप्लायर ने लोडिंग करवाई है, BL इशू हो गया, सप्लायर का रिस्क ट्रांसफ़र हो जाता है बायर पे, चाहे वो मूव किया है या नहीं किया। तो हम ये समझते हैं कि CFR में चूँकि सप्लायर ने हमें प्रॉमिस किया है कि वो कराची पोर्ट तक पहुँचाएगा, लेकिन पहुँचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने नहीं ली। CFR की डेफिनेशन ये कहती है कि उसने सिर्फ फ्रेट पे किया, इसका नाम है कॉस्ट एंड फ्रेट, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी शामिल नहीं है। इसीलिए स्टेट बैंक की रेगुलेशन है कि बायर इंपोर्टर पाकिस्तान में जब भी इंपोर्ट करेगा CFR को उसको इंश्योरेंस लाजमी करवानी पड़ती है। इसी कंफ्यूजन की वजह से उन्हें मैंडेटरी करती है, हमारी पॉलिसी है स्टेट। अब मैं CIF पे आ जाता हूँ, आप क्या कहें? सर इसमें एक चीज़ है, ये तो सर होगी ना बुकिश थी कि ऐसे, लेकिन सर प्रैक्टिकली मैंने भी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं कुछ, कि कंसाइनमेंट CFR होती है, लेकिन जो सप्लायर होता है वो अपना एजेंट होता है उसका, तो प्रैक्टिस यही है कि वो उसको कहता है कि यहाँ से मेरी फैक्ट्री से माल उठा लो, उसके बाद वो कोई कॉस्ट नहीं देता, ठीक है, उसको CFR
जो चार्जेस ऐड होता है वो डीओ क्या बनता है सर, जो डॉक्यूमेंट डीओ चार्जेस, वो सारे चार्जेस आके उसमें डीओ में किसी और हेडिंग्स में डाल के ऐसे ये सही कह रहे हैं। प्रैक्टिस में अमूमन सप्लायर इस तरह से कर रहे होते हैं, फ्रेट फॉरवर्डर को हैंडओवर कर दी कंसाइनमेंट अपने वेयर हाउस से और करियर जिम्मा हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी कोर्ट में, किसी आर्बिट्रेशन में, लिटिगेशन में इसको लेकर जाते हैं तो सप्लायर विल बी रिस्पांसिबल एज पर डेफिनेशन, ठीक है जी सर। रिस्पांसिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एफओबी और सीएफआर में से डिफरेंस ना हो रहा जी हाँ, यू आर वेरी राइट। एफओबी और सीएफआर में रिस्पांसिबिलिटी का कोई फ़र्क नहीं है, रिस्क का कोई फ़र्क नहीं है, फ़र्क है तो सिर्फ कॉस्ट है। एफओबी में फ्रेट की कॉस्ट बायर ने पे करनी है, सीएफआर में सप्लायर ने पे करनी है, अदरवाइज ये दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है, इम्पोर्टर के लिए सेम है, सिवाय कॉस्ट एक चीज़ ऐड होगी, ठीक है। समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए आप इस तरह से भी कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा फ़र्ज़ करें अभी तक हमने सीएफआर में बात की है कि मेन फ्रेट का जो रिस्क है वो बायर का है। अगर बायर इस रिस्क को ट्रांसफ़र करना चाहता है टुवर्ड्स सप्लायर कि ये रिस्क भी सप्लायर ले, तो वो रिक्वेस्ट करता है सप्लायर से कि आप इंश्योरेंस करवा दें। बायर अपने एक्सपोर्टर से अगर रिक्वेस्ट करता है कि मेन कैरेज की, मेन फ्रेट की इंश्योरेंस भी आप करवा दें, तो नेक्स्ट इनको टर्म है CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, ठीक है। अब लगता यही है कि CIF में बायर का रिस्क ख़त्म हो गया इंश्योरेंस ऐड होने की वजह से, लेकिन याद रखिए ये इंश्योरेंस चूँकि सप्लायर करवा रहा है तो सप्लायर सिर्फ इसकी कॉस्ट यानी प्रीमियम पे करेगा, एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करेगा कि वो इंश्योरेंस करवा रहा है, लेकिन इंश्योरेंस होगी बायर के नाम पे क्योंकि ये बायर का रिस्क ही है। तो CFR और CIF में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है कि पहले में CFR में बायर को खुद इंश्योरेंस करवानी पड़ रही थी, CIF में उसकी ही इंश्योरेंस सप्लायर करवा कर दे रहा है, रिस्क बायर का ही है दोनों टर्म्स में, इसीलिए CIF इंपोर्ट्स में पाकिस्तान में रिस्ट्रिक्टेड है। स्टेट बैंक आपको CIF के अलाउड एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस, इट इज सेम CFR और CIF सेम है, सिर्फ इंश्योरेंस ऐड हो रही है, इंश्योरेंस की कॉस्ट ऐड हो रही है, ठीक है। वैसे यूजुअली हमारे साइन में होता है कि जो बंदा इंश्योरेंस करवा रहा है उसी का रिस्क है, यहाँ पर वो बात नहीं है, यहाँ पर सप्लायर करवा तो रहा है इंश्योरेंस लेकिन सप्लायर का रिस्क नहीं है। तो फिर ये इनको टर्म बनाई क्योंकि पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में CIF बैन है, बैन तो नहीं कहना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि कंडीशनली अलाउ है। अगर किसी वजह से आपकी मजबूरी है कि आपको CIF पे काम करना पड़ रहा है तो आप स्टेट बैंक से प्रायर अप्रूवल लेंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। या सम टाइम होता है कोई पाकिस्तान की इंश्योरेंस कंपनी आपको कह देती है कि ये जो आपकी कंसाइनमेंट का ये वाला रिस्क है ये हम नहीं ले रहे, तो फिर आपको मजबूरी होती है आप किसी फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवाते हैं। तो पाकिस्तान में कार्गो इंश्योरेंस किसी फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी से करवाना अलाउड नहीं है, अगर आपने स्टेट बैंक से अप्रूवल ली है तो फिर ठीक है। इसकी लॉजिकल रीज़न क्या है? जिसकी लॉजिकल पहली रीज़न तो ये है, जिस तरह हम कल इंटरनेशनल ट्रेड में पढ़ रहे थे कि लोकल कंपनीज को सिक्योर करना होता है, क्योंकि पाकिस्तान में इंश्योरेंस कंपनी स्ट्रॉन्ग है और सारे काम कर रही है ना, मेरीन इंश्योरेंस की सारे रिस्क को कवर करती हैं, कार्गो क्लॉज A पर इंश्योरेंस देती हैं, लिहाजा स्टेट बैंक इनके बिजनेस को सिक्योर करने के लिए एक्सपोर्टर को अलाउ नहीं करता कि वो फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी से डील करे। एक्सपोर्टर के केस में तो क्लेम होगा मुल्क से बाहर टू डैमेज, लेकिन इंपोर्ट के केस में जो क्लेम है वो तो नुकसान विद इन द ज़्यादा केसेस में विद सिर्फ बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान होगा, उस केस में भी अलाउड नहीं है। नहीं ज़रूरी नहीं है, बाय सी में टेरिटरी किस तरह से डिफाइन आप करें, पाकिस्तान की टेरिटरी में कि बस टेरिटरी तो खैर कोई भी हो सकती है, लेकिन चांसेस आर देयर कि अगर डेस्टिनेशन पाकिस्तान है तो पाकिस्तान वाली साइड पर नुकसान हो सकता है। वो तो किसी भी पॉइंट में होगा, अगर मेन फ्रेड इंश्योर्ड है हाँ और CIF या CFR पे इंश्योर्ड है तो बायर ही उसका क्लेम लेगा और बायर ने जिसका इंश्योरेंस कंपनी को इंगेज किया वही उसका क्लेम देगी, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है कि इंश्योरेंस बाय किस तरह की गई है, किस इंश्योरेंस कंपनी से बाय की गई है और किन टर्म्स पे बाय की गई। मैं इसको दूसरी तरह कहता हूँ कि इंपोर्ट के केस में जो बायर है वो पाकिस्तान के अंदर है, उसको क्लेम पाकिस्तान के अंदर मिल रहा है, तो ये कोई चीज़ समझ आती है। लेकिन एक्सपोर्ट के केस में तो बायर मुल्क से बाहर है जी, उनको भी अलाउ नहीं है CIF। अगर कोई बाहर का नहीं, एक्सपोर्ट के केस में पाकिस्तान में CIF बल्कि प्रेफर की जाती है, ठीक है। आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी से फॉरेन रिस्क कवर करवा रहे हैं तो आपको रिमिटेंस आएगी, ठीक है। तो पाकिस्तान में CIF एक्सपोर्ट के लिए तो अलाउ है, इंपोर्ट के लिए अलाउ नहीं है। ये बात सर समझ आ गई सबको CIF की? अच्छा, एक्सपोर्ट के लिए भी अप्रूवल चाहिए? नहीं, एक्सपोर्ट के लिए अप्रूवल नहीं चाहिए, तो आप कर सकते हैं क्योंकि एक्सपोर्ट में अगर आप CIF पर डील करें दैट मीन्स यू आर एक्सपोर्टर, आपका रिस्क तो नहीं है लेकिन आप बायर को इंश्योरेंस करवा कर दे रहे हैं, तो
कोई प्रॉब्लम नहीं है। बायर अपने पास से जो डॉलर है वो आपको इंश्योरेंस के लिए पे करेगा। तो आपके पास फॉरेन रेमिटेंस आ रही है तो रेमिटेंस तो हमें चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है CFR और CIF में, जब वेसल डेस्टिनेशन पोर्ट पर आकर बर्थ होता है, डॉक करता है, तो उस पॉइंट पर आकर एक्सपोर्टर ने जो कुछ पे किया होता है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। यानी इस टर्म की जो डेफिनेशन है CFR या CIF, इसमें जो कॉस्ट वाली बार है वो डेस्टिनेशन पोर्ट पर वेसल लगने के पॉइंट तक है। जैसे ही वेसल डेस्टिनेशन पॉइंट पर आकर डॉक करता है तो सप्लायर ने जो कुछ भी पे किया होता है, ये करना होता है, वो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इससे ऑनवर्ड तमाम एक्सपेंसेस बायर ने पे करने होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो पहला एक्सपेंस बायर पे करता है CFR या CIF में, वो बर्थ के चार्जेस हैं। जो वेसल बर्थ हो रहा होता है उसके चार्जेस कंसाइनी से लिए जाते हैं, इम्पोर्टर से लिए जाते हैं, ठीक है। तो पहले चार्जेस जो पे कर रहा है वो इम्पोर्टर बर्थ के चार्जेस हैं। ये बात समझ आ गई। फिर ऑफलोडिंग के चार्जेस होंगे, जाहिर है वेसल आके खड़ा तो हुआ लेकिन उसको ऑफलोड भी करना है, ऑफलोडिंग के चार्जेस बायर पे करेगा, टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस बायर पे करेगा, कस्टम क्लियरेंस, कस्टम्स ड्यूटीज, गेट आउट चार्जेस, DO चार्जेस, सारा कुछ पे करने के बाद बायर उसको अपने वेयर हाउस पे ले जाएगा। तो ऑनवर्ड सारे चार्जेस बायर के एंड पे हैं। ये बात हमें समझ आ गई बाय एयर में, सॉरी बाय सी में कि जहाज़ के लगने के पॉइंट तक कॉस्ट सप्लायर ने पे कर दी थी DL के फ्रेट में, बाकी चीज़ें बायर ने पे करनी। लेकिन अगर ये बाय एयर हो, CFR लोग बाय एयर में भी यूज़ करते हैं, तो बाय एयर में तो वेसल तो नहीं लग रहा होता, उसमें प्लेन टेक ऑफ करता है, ये लैंड करता है, रनवे पे लैंड करेगा और जो कंसाइनमेंट है वो शेड पे क्लियर होगी, वेयर हाउस में जाके क्लियर होगी। तो अब कैसे डिसाइड किया जाए कि कहाँ तक के एक्सपेंसेस सप्लायर ने पे करने हैं? उस केस में CFR इज़ नॉट द अप्रोप्रिएट टर्म। अगर बाय एयर में बाय रोड में डील कर रहे हैं और इस तरह की कोई टर्म आप चाह रहे हैं, तो देन नेक्स्ट टर्म कम्स विच इज CPT, कैरिज पेड टू। कैरिज पेड टू, कैरिज पेड टू, ये इनको टर्म सारे मॉड्स में यूज हो सकती है, बाय सी में भी, बाय रोड में भी और बाय एयर में भी। अब सप्लायर कहाँ तक पे करेगा? CPT में सप्लायर ने कंसाइनमेंट के चार्जेस उस पॉइंट तक पे करने हैं जिस पॉइंट पर कंसाइनमेंट कस्टम क्लियरेंस के लिए अवेलेबल होगी। जिस पॉइंट पर कस्टम क्लियरेंस के लिए कंसाइनमेंट रेडी टू क्लियर होगी, उस पॉइंट तक जो पीछे चार्जेस थे वो सप्लायर ने पे करने हैं। दिस इज कॉल्ड CPT, ठीक है। तो फर्क समझ आ गया आपको CFR और CPT में। CFR में वेसल लगने के पॉइंट तक चार्जेस थे और CPT में ऑनवर्ड उस पॉइंट तक जिस पॉइंट पे कस्टम क्लियरेंस होनी है। अगर बाय सी की बात करें तो ये है कंटेनर फ्रेट स्टेशन, अगर बाय एयर की बात करें तो ये है एयर कार्गो टर्मिनल, ठीक है। और अगर बाय रोड की बात करें तो ये पॉइंट है ड्राई पोर्ट। जैसे इंडिया से आपने डील किया कोई चीज़ वाघा बॉर्डर से लाहौर आनी है तो वो CFR नहीं होगी, वो CPT होगी। और CPT में वाघा बॉर्डर पे क्लियरेंस नहीं होती, क्लियरेंस होती है ड्राई पोर्ट पे आके। ड्राई पोर्ट दो हैं, मुगलपुरा ड्राई पोर्ट है और NLC ड्राई पोर्ट होकर पे, ठीक है। या आगे चले जाए तो प्रेमनगर। तो वो पॉइंट डिसाइड किया जाएगा और उस पॉइंट तक ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी सप्लायर ने पे करनी है CPT में। इसीलिए इसका नाम है, इसका नाम पेड फ्रेट नहीं है, कैरेज है। कैरेज में ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी आ जाते हैं, टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस भी आ जाते हैं, लेकिन रिस्क अभी भी बायर का था। जैसे ही ओरिजिन पोर्ट से कंसाइनमेंट बुक हुई थी, रिस्क बायर का ही था, ठीक है। इसको रिपीट कर दो। CPT में जो फ्रेट था उसमें एक चीज़ ऐड होगी कि टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस भी सप्लायर ने पे कर दिए, रिस्क वहीं पे पीछे स्टैंड कर रहा है ओरिजिन पोर्ट पे। और अगर इसमें इंश्योरेंस भी बायर रिक्वेस्ट करता है तो फिर ये इनको कंटेनर फ्रेट स्टेशन CFS, इसमें अगर बायर रिक्वेस्ट कर लेते हैं इंश्योरेंस के लिए तो फिर ये CIP बन जाएगी। अगेन रिस्क बायर का है, सिर्फ इंश्योरेंस सप्लायर पे कर रहा है जैसे CIF में था, और ये इनको टर्म भी अलाउ नहीं है। तो इंपोर्ट के केस में CIF और CIP ये दो टर्म्स अलाउ नहीं है। अच्छा, यहाँ तक तो मैंने मैनुअल के मुताबिक जो टर्मिनोलॉजीज थी वो आपके सामने रखी। अब हम देखते हैं ICC का वो चार्ट जो इसको इलेबोरेट करता है। अभी हमने एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उसमें हम फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी से भी इंश्योरेंस ले सकते हैं इन केस ऑफ एक्सपोर्ट। अलाउ नहीं है। अगर आप इन केस ऑफ एक्सपोर्ट CIP पे डील करते हैं तो आपको फिर स्टेट बैंक से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अगर आप फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी के साथ इंपोर्ट करें या एक्सपोर्ट करें, दोनों फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी जब भी इन्वॉल्व होगी आपको पहले स्टेट बैंक से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ये मैं मेरीन इंश्योरेंस, कार्गो इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ। बाकी इंश्योरेंस का मुझे नहीं पता जिसमें लाइफ आपके बाकी उसका नहीं मुझे पता, लेकिन कार्गो मेरीन इंश्योरेंस के लिए आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी।
जब इंश्योरेंस जो होती है वो ऑलरेडी मोर देन वन कंपनी कर रही है। ये आपके फ्रंट एंड पे जो कंपनी आपसे इंश्योरेंस ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनी डिफरेंट है, बैक एंड पे दो तीन बैक एंड पे कंपनी। वो चेन चलती चलती जाके मेन कंपनी के साथ मिलती है, तो इंश्योरेंस कंपनी खुद से रिस्क नहीं कर रही होती ऑन। अगर वो आपको इंश्योरेंस दे रही है ना, तो उसने अपना रिस्क पीछे किसी इंश्योरेंस कंपनी से कवर किया हुआ, तो ये पूरी चेन है, आप ठीक कह रहे हैं, वो एक अलग बात है। ऑलरेडी वो फॉरेन कंपनी वो उनकी जो जब इंश्योरेंस कंपनी स्टैब्लिश होती है पाकिस्तान में, तो वो सारा जो स्टेट बैंक उसकी फॉर्मेलिटीज वो तो पूरा करते होंगे ना। हम डील कर रहे हैं सिर्फ कमर्शियल ट्रेड्स। सीपीटी रिपीट करें। मैं आपको ना चार्ट से एक्सप्लेन कर देता हूँ, उससे आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि उसमें रिस्क, कॉस्ट और टास्क की सारी चीज़ें इकट्ठी बताई गई हैं। ये चार्ट मैं भी आपसे ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ, बल्कि मैं पहले शेयर कर देता हूँ, मीनवाइल आप अपने मोबाइल फ़ोन पे भी देख सकते हैं। इसका आप कलर प्रिंट निकाल के अपने फाइल में लगा सकते हैं, आपको काफ़ी आसानी होगी। इनको टर्म्स की कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्लाइड्स देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको वन पेजर सारी समरीज पे मिलेगी। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम इसको रीड कैसे करें, जब भी आपकी ग्रुप में आ जाएगी। इसको पढ़ने का तरीका ये कलर कॉम्बिनेशन उसने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया। ब्लू कलर रिप्रेजेंट्स के ये सेलर है और गोल्डन कलर रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये बायर है। ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करेगा कि मिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करेगा दोनों में से कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो कलर्स हो गए। उसके बाद हर इनपुट टर्म में उसके लिखने का तरीका बताया हुआ है। EXW इसको पढ़ेंगे, बेसिकली एक्सपर्ट है, तो जब आप इसको कॉन्ट्रैक्ट पे लिखेंगे आप लिखेंगे EXW और ब्रैकेट में वो कह रहा है इंसर्ट नेम प्लेस ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी का नाम जिस पॉइंट पे डिलीवरी होनी है या एक्सपोर्टर का वेयर हाउस उसका एड्रेस, ब्रैकेट में वो लिखेंगे और आगे लिखेंगे इनपुट टर्म्स, ऊपर R का साइन डालेंगे और 2020। ये पूरा आपके कॉन्ट्रैक्ट पे लिखने का तरीका है। कितने लोग उसको फॉलो करते हैं? बहुत कम लोग, है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट जब भी आप लिखें उसकी जब इनपुट टर्म्स लिखें तो पूरा उसका फॉर्मेट लिखें। नेक्स्ट आ जाता है कि मॉड, हर इनपुट टर्म के सामने उसके मॉड्स लिखे हुए हैं कि वो किन मॉड्स में यूज हो सकती है। तो एक्सपोर्ट, रेल, एयर, सी और रोड ये सारे मॉड्स में यूज हो सकती है। जबकि आप नीचे देखेंगे कुछ ऐसी इनपुट टर्म्स होंगी जो सारे मॉड्स में नहीं यूज होती। सो ये वो ये 7 इनपुट कितनी करती है, ये 5 अच्छा लीजिए है। एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं। एक्सपर्ट में सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें, जितना एरिया ब्लू होगा उतनी सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जितना गोल्डन है वो सारा बायर रिस्पॉन्सिबल है। ये चीज़ बता रही है कि कार्गो शिपमेंट रेडी है लेकिन गाड़ी पे नहीं है, ये नीचे पड़ी है ना, दैट मीन्स के लोडिंग शामिल नहीं है। और कलेक्टिंग व्हीकल का कलर बता रहा है गोल्डन है, दैट मीन्स कलेक्टिंग व्हीकल की बुकिंग भी बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो इस तरह से चार्ट को आपने पढ़ना है। अब इसकी डेफिनेशन आपको बुक से देखने की जरूरत नहीं है। सेलर इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक द अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स एंड बायर इज रिस्पॉन्सिबल टू लोड द कलेक्टिंग व्हीकल एंड ऑनवर्ड मूवमेंट। और नीचे आपको दो नीचे लिखी नजर आ रही हैं क्लियरेंस से रिलेटेड। एक्सपोर्ट फॉर्मेलिटीज का कलर भी गोल्डन है, इंपोर्ट फॉर्मेलिटीज का कलर भी गोल्डन है। दैट मीन्स कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की कस्टम क्लियरेंस की फॉर्मेलिटीज ये बायर कैंड, ठीक है। तो एक चार्ट ने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। एक्सपोर्ट के बाद FCA था। FCA के मैंने बताया था 2 केसेस हैं, विद व्हीकल, विदाउट व्हीकल, विद ट्रांसपोर्टेशन एंड विदाउट ट्रांसपोर्टेशन। तो इसमें देखना है FCA में सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपर्ट के मुकाबले में या तो लोडिंग ऐड हो जाएगी या लोडिंग के साथ कलेक्टिंग व्हीकल की मूवमेंट भी शामिल हो जाएगी, ठीक है। और इसमें एक चीज़ ऐड हो रही है वो है एक्सपोर्ट फॉर्मेलिटीज। तो चूंकि सप्लायर इसको मूव करता है पोर्ट तक, तो 2 केसेस हैं। सप्लायर कस्टम क्लियरेंस एक्सपोर्ट की करवा कर दे भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। एक्सपोर्ट फॉर्मेलिटीज बाय द वे ये एक्सपोर्टर एंड पे आ रही हैं बाय ICC चार्ट। अच्छा, FCA के बाद जो नेक्स्ट इनपुट टर्म आती है वो है FAS। FAS में सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वेसल के बेड पॉइंट तक या कंटेनर यार्ड तक चली गई है, कॉस्ट भी और रिस्क भी, और ऑनवर्ड बायर की है। इसमें एक्सपोर्ट क्लियरेंस
एक्सपोर्टर करवा रहा है और इंपोर्ट क्लियरेंस बायर ने करवानी है। और इसमें देखें मॉड जो यूज़ हो रहा है वो बाय सी है, एफएएस सिर्फ बाय सी में यूज़ होती है। एफएएस के बाद एफओबी है, एफएएस और एफओबी में फ़र्क सिर्फ लोडिंग अनलोडिंग का है, ठीक है। इसमें लोडिंग शामिल नहीं है, इसमें लोडिंग शामिल हो गई है। और देन सीएफआर में मिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है वेसल की बुकिंग की। अगर दोनों डिसाइड कर लेते हैं तो जो पार्टी जिसके लिए डिसाइड किया गया वो वेसल बुक करवाएगी। लेकिन इसमें रिस्क देखें, कॉस्ट तो चली गई यहाँ तक, लेकिन रिस्क ओरिजिन पोर्ट से बायर का शुरू हो जाता है, ठीक है। यही मैं बात कर रहा था। और अगर बायर रिक्वेस्ट करता है कि मुझे इंश्योरेंस चाहिए तो सप्लायर इंश्योरेंस करवाएगा, लेकिन इंश्योरेंस करवाने की कॉस्ट पे करेगा, रिस्क बायर का ही होगा। और सीआईएफ के बाद आ जाता है सीपीडी। सीपीडी में एक तो गाड़ी की बुकिंग ये दोनों डिसाइड कर लेंगे, जो भी व्हीकल है कि बुक किससे करवानी है, लेकिन कॉस्ट सप्लायर पे करेगा जिस पॉइंट पर क्लियरेंस अवेलेबल होगी। और रिस्क अभी भी बायर का है। इस रिस्क को खत्म करने के लिए सीआईपी आ जाता है। सीआईपी में एक्सपोर्टर सिर्फ इंश्योरेंस की कॉस्ट पे कर रहा है, रिस्क बायर का है। अच्छा, सीआईपी के बाद आपकी सी ग्रुप खत्म हो जाता है। कल हमने 2 ग्रुप पढ़े थे, ई, एफ, और आज हमने सी कवर कर लिया। नेक्स्ट ग्रुप है ग्रुप डी। ग्रुप डी में डिलीवरी से रिलेटेड 3 टर्म्स हैं, जिसमें पहली टर्म है डीएपी। आप कंपेयर कर लें सीआईपी और डीएपी को कंपेयर कर लें, सिर्फ और सिर्फ रिस्क चला गया सप्लायर एंड पे। तो यहाँ वो इनको टर्म है जहाँ से सप्लायर का मेन कैरेज का रिस्क शुरू होता है। इससे पीछे जितनी इनको टर्म्स थी, मेन कैरेज में सप्लायर रिस्पॉन्सिबल नहीं था। करके एक्सप्लेन समझ आ रही है। इसमें देखें मॉड्स चारों यूज हो रहे हैं और डीएपी में सप्लायर डिलीवरी देगा विदाउट ऑफलोडिंग। अच्छा, डिलीवरी से हम मुराद ये लेते हैं, पिछले वर्जन में ये बड़ी कंफ्यूजन थी। डिलीवरी का मतलब ये होता था कि ऑफलोडिंग भी शामिल है, लेकिन यहाँ पे डिवाइड किया गया है। डिलीवरी की सिर्फ एक ही टर्म है जिसमें ऑफलोडिंग है, वो है डीटीयू, जो कि अभी नई टर्म इंट्रोड्यूस की गई है, वरना पहले ऑफलोडिंग शामिल होती नहीं थी। सो डीएपी में प्लेस पे डिलीवरी करनी है। प्लेस यहाँ पे बता दी जाएगी कि बायर ने किस पॉइंट पे डिलीवरी लेनी है। इसमें एक्सपोर्ट क्लियरेंस तो सप्लायर करवा रहा है, बट इंपोर्ट फॉर्मेलिटीज बायर को पे करनी पड़ेगी। सो डीएपी में सप्लायर डिलीवरी तो आपको अपने वेयर हाउस पे दे देता है, बट एक्सपोर्ट इंपोर्टर नहीं करवानी होती है, क्लियरेंस इंपोर्टर नहीं करवानी होती। फॉर एग्जांपल, आपके एक पार्सल आता है, आपको कॉल आ जाती है डीएचएल से या फेडेक्स से या किसी कोरियर कंपनी से कि सर आपकी कंसाइनमेंट कस्टम पे आई है, इसकी क्लियरेंस के लिए ड्यूटीज पे करनी है, ठीक है। तो वो होती है डीएपी। वो कहते हैं हम आपको आपके डोर स्टेप पे डिलीवर करेंगे, लेकिन चूंकि कस्टम में चीज़ पड़ी है तो क्लियर आपने करवानी है। तो अगर आपको डोर स्टेप पे सप्लायर डिलीवरी दे, लेकिन कस्टम आप खुद करवा रहे हो, इंपोर्टर खुद करवा रहा हो, तो ये टर्म होती है डीएपी। अच्छा, डोर स्टेप पे माल भी आ गया, क्लियरेंस भी आपने करवा ली। अब यहाँ प्रॉब्लम आती है कि उसको ऑफलोड कौन करेगा। अगर वो हैवी मशीनरी है तो ऑफलोड किसने करना है? अगर डीएपी है तो बायर, अगर डीपीयू है तो सप्लायर। सो डीएपी और डीपीयू में सिर्फ ऑफलोडिंग का फर्क है। और लास्ट टर्म है कि आप कुछ भी नहीं करना चाह रहे, बायर कुछ भी नहीं करना चाह रहा, सारा कुछ अगर सप्लायर ने करना है तो फिर लास्ट उनका टर्म है ड्यूटी पेड, डीडीपी। सो डिलीवर्ड ड्यूटी पेड में सप्लायर सारे काम कर रहा होता है सिवाय ऑफलोडिंग के। ड्यूटीज भी पे करेगा, डीटीपी में सप्लायर आपको डोर स्टेप पे डिलीवरी देता है विद कस्टम क्लियरेंस, एवरीथिंग वो करके भेजता है। लेकिन जैसे ही आपके डोर स्टेप पे आती है डिलीवरी, आपने उसकी जो ऑफलोडिंग है वो बायर ने खुद करनी है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द इनक्वायर टर्म्स। 11 इनक्वायर टर्म्स हैं, चार्ट आपके पास है। 1 मिनट के बाद मैं आपके सामने केस स्टडीज ओपन करूंगा और आपने उसको आंसर करना चाहिए। डीपीयू में आपने बताया कि डिलीवरी जो है वो ड्यूटी जो है वो सेलर नहीं करता है। नहीं, डीपीयू में भी उसी तरह जिस तरह डीएपी था, आपको कस्टम क्लियरेंस खुद करवानी होती है, बायर को खुद करवानी होती है, ठीक है। अब आप केस स्टडीज में आपको दे रहा हूँ, आप कोशिश कर लें 1, 2, 3 लोगों का ग्रुप बना के सॉल्व कर लें। ये मैं आपको इसके लिए 20 मिनट्स दे रहा हूँ, 20 मिनट से ज़्यादा टाइम ना लीजिएगा। 4 केस स्टडीज़ हैं, 1 पेज है, मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ। ये आपको मैं व्हाट्सएप किया हुआ है।
साथ चाय भी लेंगे, चाय ले ली, टी ब्रेक है, 15 मिनट्स की ब्रेक है और उसके बाद आपको हम 11:15 बजे इन केस स्टडीज़ को डिस्कस करेंगे। आप चाय पी लें, क्या ब्रेक है, 11:15 बजे इसको डिस्कस